अगर आप भी चेहरे और जिस्म पे फालतू बालों की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चेहरे और जिस्म पे फालतू बाल होने की बहुत सारी वजूहात हैं, इसलिए फौरी तौर पे इसके इलाज पे जाने की बजाय बेहतर होगा कि आप किसी क्वालिफाइड मुस्तनिद डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें ताकि वो ये जान सके कि क्या इसकी वजह कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसका इलाज करने से ये मसला ठीक हो सकता है। अब इसकी जो वजूहात हैं मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। कॉमन वजह तो ये है कि ये विरासती है। कुछ फैमिलीज़ में ही रन कर रहा होता है कि उनके जिस्म पे और चेहरे पे फालतू बाल होते हैं। वो फैमिलीज़ में रन करने का मतलब है कि पेरेंट्स में अगर ख़वातीन को ये मसला आ रहा है तो वालदा के अंदर खाला, फूफो, कज़न्स, उनमें से किसी न किसी को ये प्रॉब्लम मौजूद होती है और आमतौर पे अंदरूनी कोई भी मसाइल नहीं होते और ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ होता है। इसके अलावा मसला PCOS है, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं, जो कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसको हम मेटाबॉलिक डिजीज़ कहते हैं। इसका हल सिर्फ ये नहीं है कि आप लेज़र कराना शुरू कर दें या सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करके कुछ दवाई खाना शुरू कर दें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाए जाएँ, जिसके अंदर एक डिटेल्ड ब्लड टेस्ट होते हैं, हार्मोन्स के लेवल चेक होते हैं और आइडियली फिर इसके लिए हार्मोन स्पेशलिस्ट से रब्ता करना पड़ता है। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस मिल जाए, इसके अंदर फिर डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी होती हैं, जिसका मतलब ये नहीं कि घर बैठे बैठे किसी भी किस्म के टोटके इस्तेमाल करके या क्रैश डाइटिंग करके वज़न कम किया जाए, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से अगर वज़न कम किया जाए और अगर ज़रूरत है तो साथ में हार्मोनल दवाई ली जाए तो इस बालों के मसले से निजात हो सकती है। इसके अलावा जो मसला है उसमें कुछ अंदरूनी बीमारियां हैं जिसके साथ चेहरे के ऊपर या जिस्म के ऊपर फालतू बाल आ सकते हैं। उसके लिए इसके अंदर पोरफायरिया है, कुछ और इस तरह की बीमारियां हैं। वो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक ही दफ़ा एग्जामिन करने से उनको अंदाज़ा हो जाएगा और तशखीस को कंफर्म करने के लिए हो सकता है वो कुछ टेस्ट करवा लें और अगर वो बीमारी है तो वो इलाज करने से बेहतर हो जाती है। फिर इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों के अंदर हकीमी मेडिकेशंस, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स और उसके अलावा बहुत सारी और विटामिन्स, इन चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से भी फालतू बाल आ सकते हैं। ज़ाहिर है वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास रब्ता करना चाहिए। उसके अलावा एक बहुत ही कॉमन मसला जो हमारे यहाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है वो है गैर मयारी कॉस्मेटिक क्रीमों का इस्तेमाल। अब बहुत सारी क्रीम्स ऐसी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी बिक रही हैं, PR पैकेजेस के थ्रू बिक रही हैं, आपको आम मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल जाती है और वो दावेदार होती हैं कि आपको 1 महीने में या 15 दिन में रंगत साफ़ हो जाएगी। रंगत साफ़ हो भी जाती है क्योंकि इनमें स्टेरॉयड, लेड और मरकरी होता है, लेकिन स्टेरॉयड, लेड और मरकरी के इस्तेमाल की वजह से चेहरे पे फालतू ग्रोथ आना, उसके अलावा कील महासे, एक्नी, दाने, फोड़े, फिंसिया बनना, चेहरे के ऊपर छाइयाँ, फ्रेकल्स आना, जल्द का पतला हो के उसके ऊपर सुर्खी नमूदार होना और सेंसिटिविटी बढ़ जाना, ये बहुत कॉमन मसला है। लेकिन ये सारे मसले आने में थोड़ी सी देर लगाते हैं। हो सकता है ये 4-6 महीने के बाद आएँ और कुछ लोगों के चेहरे पे ये प्रॉब्लम कुछ सालों के बाद आती है। तो कोशिश ये करें कि एक तो ये गैर मयारी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल ना करें और जब भी चेहरे पे या जिस्म पे फालतू बालों की वजह से आप परेशान हैं तो बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे मौजूद उन लोगों के मशवरे मानें जो खुद मुस्तनिद नहीं हैं, जो इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो अगर आप किसी मुस्तनिद क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करेंगे तो वो आइडेंटिफाई करके कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी में हैं वो इसका मुस्तनिद इलाज आपको गाइड कर देंगे। अच्छा, जो भी जिस्म पे फालतू बाल हैं उसका जो सबसे सेफ और इफ़ेक्टिव हल है वो लेज़र्स ही होते हैं। लेज़र्स के अलावा अगर किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहें तो उसमें जो सेफ्टी रेज़र है, यानी ब्लेड से जो बाल को रिमूव किया जा सकता है, वो भी सेफ़ है अनलेस कि स्किन के ऊपर कोई रैश ना हो। अगर जिस जगह से आपने बाल साफ़ करने हैं वहाँ स्किन के ऊपर सुर्खी मौजूद है, वहाँ पे कुछ दाने बने हुए हैं, तो फिर रेज़र सेफ़ नहीं होगा। लेकिन इसके लिए लोग वैक्सिंग और थ्रेडिंग का भी इस्तेमाल करते हैं या हेयर रिमूविंग क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं। ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली हैं, ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर इस्तेमाल करना सेफ़ नहीं है। इनके साथ दाने, फोड़े, फिंसे भी बन सकते हैं, जल्द जल भी सकती है, उस पर बर्न हो जाएगी तो उस पर परमानेंट निशान रह सकते हैं और ऐसा करने से कभी कभी बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसलिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग और हेयर रिमूविंग क्रीम्स को लगाने से बचें। तो आइडियल हल ये है कि या तो आप लेज़र्स कर लें और अगर लेज़र्स नहीं करा पा रहे किसी वजह से तो फिर आप रेज़र्स यूज़ करें, ठीक है, सेफ्टी रेज़र्स जो होते हैं, लेकिन वो डिस्पोजेबल यूज़ करें, एक बंदा दूसरे का शेयर ना करें। अच्छा, लेज़र्स के बारे में सबसे कॉमन कंसर्न ये है कि ये क्या सेफ़ है या नहीं है, इसके कोई नुकसान होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि इसके साथ जल्द पे कैंसर हो सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो मैं उन तमाम चीज़ों का, मैंने पहले भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे मैंने इन तमाम चीज़ों का 1 बाय 1 उसमें रिप्लाई किया हुआ है और आज भी मैं दोबारा इसके बारे में एक आगाही देना चाह रही हूँ। हेयर रिडक्शन लेज़र्स टोटली सेफ़ हैं
अगर आप किसी मुस्तनद क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के लेज़र सेटअप से रब्ता कर रहे हैं। लेकिन यही लेज़र अगर आप किसी सैलून से कराना शुरू कर दें या किसी ऐसी जगह से करवाएं जहाँ पे कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो नुकसान होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। लेकिन मैं अक्सर ये बात बताती हूँ कि गलत जगह जाके भी तुक्का लग सकता है। 10 में से 5 लोगों का हो सकता है रिजल्ट भी आ जाए और उनकी स्किन डैमेज ना हो, लेकिन 10 में से 5 लोगों के ऊपर या तो रिजल्ट नहीं आएगा या वो बर्न भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए कि आपने डिग्री को चेक करना होता है, MBBS के अलावा स्पेशलिस्ट डिग्री का होना ज़रूरी है। अब लेज़र्स की सेफ्टी पे बात कर लेते हैं। लेज़र्स जो हैं ये आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं, ये टोटली सेफ़ हैं, ये किसी किस्म का कैंसर नहीं कर सकती क्योंकि ये DNA को डैमेज नहीं कर रही होती। ये एक तरह की लाइट एनर्जी है जो स्किन में पेनिट्रेट करने के बाद हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो बाल की जड़ है जो कि स्टेम एरिया में और बल्ब में होती है, वहाँ पे जो सेल्स पड़े हुए होते हैं ये उनको डैमेज करती है ताकि वो ग्रोथ को कम कर दें। जब हम रेगुलर सेशंस कराते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ रेट कम होता है, यानी कि वो बाल जो शुरू में 5वें दिन स्किन से बाहर आ रहा है या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होके 1 महीने बाद, 2 महीने या 3 महीने बाद वो स्लोली ग्रो करेगा। नंबर 2, हेयर का डायमीटर कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो मोटा बाल है वो ग्रेजुअली पतला होकर, जिसको हम रुआं बोलते हैं, वो रुआं बनना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा नंबर ऑफ हेयर काउंट पर सेंटीमीटर एरिया कम हो जाता है। वो भी जब रेगुलर सेशंस करते रहते हैं तो उसके साथ ये तीनों इफेक्ट 100 में से 100 बंदे के ऊपर मिलेंगे अगर आपने अपना किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से चेकअप कराने के बाद सही वाला लेज़र चूज़ कर लिया। अब सही वाले लेज़र का क्या मतलब है? लेज़र की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें डायोड लेज़र है, लॉन्ग पल्स Nd:YAG लेज़र है, फिर ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे ज़्यादा सेफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा IPL भी है। जो IPL है, दिस इज़ इंटेंस पल्स लाइट। बेसिकली ये लाइट है, इट ट्राइज टू वर्क लाइक अ लेज़र। ये लेज़र की तरह काम करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लेज़र नहीं है। क्योंकि ये लेज़र नहीं है तो ये उस तरह से रिडक्शन नहीं दे सकती, लेकिन जब लेज़र सेशंस करा के जो हेयर काउंट कम कर लिया गया है, ये उस रिडक्शन को मेंटेन करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जिनको अगर आपका राब्ता हो, तो क्योंकि ये सारी मशीन्स जो हम इस्तेमाल करें हैं तो ये सारी बाहर से आई हुई, पाकिस्तान में तो नहीं बनती, लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और हम उन्हीं सेम मशीन के साथ यहाँ बहुत कम कॉस्ट के अंदर ये प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो हर महीने इतनी हेवी कॉस्ट नहीं दे पाते, तो वो शुरू के 6-8 सेशंस करवाने के बाद जो इसके मेंटेनेंस सेशंस हैं उसमें भी वो घर में IPL सेशंस इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ घर पे भी यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल 6 से 8 सेशंस की रिडक्शन फेज अचीव करने के बाद फिर IPL यूज़ किया जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग ही IPL लेज़र से करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जी, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितने सेशंस कराने हैं। अच्छा, एक तो फिक्स सेशंस नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन थोड़े वेरी करेंगे, लेकिन मैं जनरली एक बता देती हूँ, फेस के लिए आमतौर पर 6 से 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ लोगों में 10 या 12 भी लग जाएंगे जो रिडक्शन फेज को अचीव करने में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये जो शुरू वाले सेशंस हैं, इसमें से जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं कह रही हूँ कि 8 सेशंस, तो उसमें से पहले अंदाज़न 5 सेशंस एवरी मंथ होंगे, यानी कि हर महीने एक सेशन होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-2 हफ्ते का वक्फा आना शुरू हो जाएगा और ग्रेजुअली ये वक्फा बढ़ते बढ़ते तो शुरू के आपके 6, 8 या 10 सेशंस अचीव हो गए हैं जिसमें रिडक्शन, फिर साल की मेंटेनेंस सेशन होते हैं जो आमतौर पे 3 या 4 होते हैं, यानी हर 4 महीने के बाद एक लेज़र सेशन होगा या हर 3 महीने बाद एक सेशन होगा। इसको मेंटेनेंस फेज कहते हैं। मतलब जो लेज़र के इफेक्ट में बाल की जड़ को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो बहुत स्लो ग्रो कर रही है और पतला हो रहा है वो बाल, उस असर को कायम रखने के लिए साल में 3 या 4 दफ़ा लेज़र सेशंस कराते रहना होता है। ये वेरी करता है, कुछ लोगों को साल में सिर्फ 2 सेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। पहले लेज़र का क्या मतलब है? लेज़र की ना डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें डायोड लेज़र है, लॉन्ग पल्स Nd:YAG लेज़र है, फिर ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है जो इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और सबसे ज़्यादा सेफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा IPL भी है। जो IPL है, दिस इज इंटेंस पल्स लाइट। बेसिकली ये लाइट है, इट ट्राइज टू वर्क लाइक अ लेज़र। ये लेज़र की तरह काम करने की कोशिश करती है, लेकिन ये लेज़र नहीं है। क्योंकि ये लेज़र नहीं है तो ये उस तरह से रिडक्शन नहीं दे सकती, लेकिन जब लेज़र सेशंस करा के जो हेयर काउंट कम कर लिया गया है, ये उस रिडक्शन को मेंटेन करने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, अगर आप पाकिस्तान से बाहर जिनको अगर आपका राब्ता हो, तो क्योंकि ये सारी मशीन जो हम इस्तेमाल करें हैं तो ये सारी बाहर से आई हुई, पाकिस्तान में तो नहीं बनती, लेकिन ये सारे प्रोसीजर्स बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं और हम उन्हीं सेम मशीन के साथ यहाँ बहुत कम कॉस्ट के अंदर ये प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं।
तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो हर महीने इतनी हेवी कॉस्ट नहीं दे पाते, तो वो शुरू के 6-8 सेशंस करवाने के बाद जो इसके मेंटेनेंस सेशंस हैं उसमें भी वो घर में IPL सेशंस इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ घर पे भी यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल 6 से 8 सेशंस की रिडक्शन फेज अचीव करने के बाद फिर IPL यूज़ किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग ही IPL लेज़र से करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर स्टॉप कर दूँ। जी, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि कितने सेशंस कराने हैं। अच्छा, एक तो फिक्स सेशंस नहीं होते, ये पर्सन टू पर्सन थोड़े वेरी करेंगे, लेकिन मैं जनरली एक बता देती हूँ, फेस के लिए आमतौर पर 6 से 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ लोगों में 10 या 12 भी लग जाएंगे जो रिडक्शन फेज को अचीव करने में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये जो शुरू वाले सेशंस हैं इसमें से जैसे फ़र्ज़ करें अगर मैं कह रही हूँ कि 8 सेशंस, तो उसमें से पहले अंदाज़न 5 सेशंस एवरी मंथ होंगे, यानी कि हर महीने एक सेशन होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-2 हफ्ते का वक्फा आना शुरू हो जाएगा और ग्रेजुअली ये वक्फा बढ़ते बढ़ते तो शुरू के आपके 6, 8 या 10 सेशंस अचीव हो गए हैं जिसमें रिडक्शन, फिर साल की मेंटेनेंस सेशंस होते हैं जो आमतौर पे 3 या 4 होते हैं, यानी हर 4 महीने के बाद एक लेज़र सेशन होगा या हर 3 महीने बाद एक सेशन होगा। इसको मेंटेनेंस फेज कहते हैं। मतलब जो लेज़र के इफेक्ट में बाल की जड़ को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो बहुत स्लो ग्रो कर रही है और पतला हो रहा है वो बाल, उस असर को कायम रखने के लिए साल में 3 या 4 दफ़ा लेज़र सेशंस कराते रहना होता है। ये वेरी करता है, कुछ लोगों को साल में सिर्फ 2 सेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। इसके बाद अब अगला मैं क्या बताऊँ। हाँ, पेन के बारे में बात करें, ठीक है। अच्छा, लेज़र्स में जैसे मैंने अभी बताया कि जो ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र है ये सबसे सेफ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये टोटली पेनलेस है। इसका इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है और अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली मशीन से ये करवा रहे हैं तो उसमें पेन बिल्कुल भी नहीं होती। जहाँ तक कि पूरी बॉडी पे जो इवन बिकनी एरिया है वहाँ पे भी इसकी पेन महसूस नहीं होती, बस हल्की सी एक हीट महसूस होगी उन जगहों पे जहाँ बाल बहुत ज़्यादा मोटा है और जल्द पतली है। ये टोटली पेनलेस होता है। लेकिन इसी तरह एक लेज़र सिस्टम है जिसको हम लॉन्ग पल्स NDI कहते हैं, उसमें क्योंकि इंडिविजुअली एक एक बाल को टारगेट किया जा रहा होता है तो वो थोड़ा सा पेनफुल होता है एट टाइम्स, लेकिन उसकी भी पेन की शिद्दत को कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम यूज़ होता है, आउटर कूलिंग यूनिट्स होते हैं जिसके साथ उसको हम बहुत कंफर्टेबल बना सकते हैं। जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो ब्लैक हेयर है उससे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है हेयर रिडक्शन लेज़र इज़ बेसिकली फॉर डार्क हेयर। जितना काला और मोटा बाल है उतना ज़्यादा जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो बाल भूरा है, लाइट ब्राउन कलर का है, मीडियम ब्राउन कलर का है, उसमें इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ सेशंस के साथ आएगा। लेकिन वो बाल जो ब्लीच हुआ हुआ है, गोल्डन बाल है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए जो वाइट बाल हैं, जिनके चेहरे जिस्म के ऊपर सफ़ेद बाल हैं, उसके ऊपर लेज़र का कोई इफेक्ट नहीं होता। वाइट बालों के लिए हम एक और प्रोसीजर है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल सेफ़ है कि वो लोग जो स्किल्ड हैं इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए सिर्फ वही लोगों से करवाना चाहिए, और ये एक तरह का परमानेंट खात्मा है। जैसे लेज़र्स जो हैं ये रिडक्शन है, उसकी मेंटेनेंस सेशंस फॉर लाइफ चलती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलिसिस हैं ये मुकम्मल खात्मा कर देते हैं। 4 से लेके 8 या 10 सेशंस करने पड़ते हैं और बाल की जड़ परमानेंटली डैमेज हो जाती है। क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें एक एक बाल के ऊपर ये ट्रीट किया जा रहा होता है, इसलिए इसको हम सिर्फ सफ़ेद बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया इतने नंबर ऑफ सेशंस के अंदर सफ़ेद वाले बाल परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई भी कंसर्न्स हैं, क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की अवेयरनेस वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।